हमने बेसिकली इसमें जो पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था, इसमें हमने सेक्शन पढ़े हुए थे। हमने इसमें पहला सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 123, हमने ये पढ़ा था। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कुछ चीजें और पढ़ी थी इस सेक्शन में, इस चैप्टर में, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूं। हमने पढ़ा था डिविडेंड, कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है, और बेसिकली जो डिविडेंड्स होते हैं कितने तरीके के होते हैं। तो हमने ये दो तीन चीजें यहां पे पढ़ी थी। सेक्शन 235 हमारा डिविडेंड का है। मीनिंग ऑफ डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड क्या होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा देती है अपने शेयर होल्डर्स को, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश। एक अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो कि कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को। बाकी अगर हम बात करें जो डिविडेंड है, डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं, सो यहाँ पे जो डिविडेंड है, डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, आपका एक इंटरिम और दूसरा आपका ये है फाइनल। तो फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। जो इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, सो कंपनी की फाइनेंशियल ईयर खत्म हुई और फाइनेंशियल ईयर से लेकर के और कंपनी की एजीएम होने के बीच में, ये जो ड्यूरेशन है इसके बीच में हमारा इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। और कंपनी का जो फाइनल डिविडेंड है, तो कंपनी का जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो एफआई खत्म होने के बाद हमारा आता है फाइनल डिविडेंड। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इंटरिम डिविडेंड में और आपका फाइनल डिविडेंड में। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस गिवन है कि किस किस तरीके से इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड किस तरीके से ये डिक्लेयर किए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था शेयर्स, तो हमने शेयर्स में देखे थे प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं आपके क्यूमुलेटिव, जिसमें कि जो डिविडेंड है एक्यूमुलेट होता जाता है, और नॉन क्यूमुलेटिव इसमें आपका जो डिविडेंड है ये एक्यूमुलेट नहीं होता। जिस साल का डिविडेंड छूट गया वो छूट गया, अब कंपनी को अगले साल का ही डिविडेंड केवल पे करना है, पिछले साल और अगले साल दोनों साल का डिविडेंड कंपनी को पे नहीं करना है। अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स की, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करना मैंडेटरी नहीं होता। कंपनी अगर चाहे तो पेमेंट कर सकती है, कंपनी ना चाहे तो पेमेंट नहीं करेगी, ये कंपनी के ऊपर होता है। ओके, लेकिन कंपनी ने एक बार अगर बोल दिया कि मैंने डिविडेंड की पेमेंट करनी है, उस केस में कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी। हमने देखा था डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो कंपनी किस तरीके से अपने डिविडेंड को डिक्लेयर करती है और कंपनी किस तरीके से इसकी पेमेंट करती है। अब बेसिकली हमने देखा था सोर्सेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कंपनी कौन कौन से सोर्सेस से अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करती है। तो हमने बेसिकली देखा था, सॉरी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करती है। तो सबसे पहले हम देखा था कि कंपनी का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, कंपनी या तो वहां से पैसे दे दे, कंपनी ने अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर प्रॉफिट कंपनी ने अर्न कर रखा है तो कंपनी वहां से पेमेंट कर देगी। अदरवाइज कंपनी के पास में अगर पिछले साल में भी अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो कंपनी वहां से पे कर देगी, या तो कंपनी दोनों जगह से, कंपनी के पिछले साल से भी और कंपनी के इस साल से भी, दोनों जगह का मिला करके। अगर गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट दे रखा है किसी कंपनी को तो कंपनी वहां से भी डिविडेंड की पेमेंट कर सकती है। कंपनी एक रिजर्व बना सकती है, अगर कंपनी चाहे तो रिजर्व बना ले और उस रिजर्व कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उस रिजर्व में कंपनी ट्रांसफर कर सकती है। तो कंपनी फ्री रिजर्व बना करके कंपनी अपने एक प्रॉफिट का हिस्सा उसमें ट्रांसफर कर सकती है। यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है कि कितना रिजर्व होना चाहिए या कम से कम इतना होना ही चाहिए, तो यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं। कंपनी अगर चाहे देन कंपनी कैन डू इट, अदरवाइज कंपनी डोंट डू इट। हमने इसके बाद देखा था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी के पास में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, कंपनी के पास में अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, उस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास में पूरा प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी अगर इस साल में कंपनी के पास में प्रॉफिट पूरा नहीं है, देन उस केस में कंडीशंस लग जाएंगे। कौन से कंडीशन, रूल 3 वाले कंडीशंस, 3 कंडीशंस है यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या, हम तीनों साल का, पिछले 3 साल का जो करंट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, उन तीनों साल का कंपनी ने जो डिविडेंड पे कर रखा है उसका हम एवरेज ले लेंगे। तो जस्ट पिछले 3 साल का हमने डिविडेंड का एवरेज लिया कि कंपनी ने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट कर रखी है। तो हमने ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, और हमें इस परसेंटेज का पता चल गया कि हाँ कंपनी ने पिछले 3 साल में एवरेज इतने परसेंट का डिविडेंड दिया हुआ है। इसके बाद हमारी आती है कंडीशन 2। कंडीशन 2 में हम क्या करते हैं, कंडीशन 2 में हम देखते हैं कि कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स दोनों को मिला करके, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व दोनों का मिला करके टोटल कितना हुआ उसका हम कर लेंगे 10%, उसका हम कर लेंगे 10%। और इस 10% का अमाउंट जो आएगा,
कंपनी ने अगर इस साल में कुछ लॉसेस कर रखे हैं तो हम इस 10% के अमाउंट से उस लॉसेस को भी माइनस कर देंगे, माइनस लॉसेस, और इस वाले अमाउंट को हम दूसरी कंडीशन में रखेंगे। अब हम देखेंगे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, दोनों ही कंडीशन में कौन सा अमाउंट कम आ रहा है, लीस्ट, विच इज द लोवेस्ट, दोनों में से कौन सा कम आ रहा है। तो कंडीशन 2 एंड कंडीशन 1 दोनों में से हम ये देखेंगे कि दोनों में से कौन सा अमाउंट कम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगली कंडीशन, और हमारी कंडीशन 3 क्या होती है, हम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का देखते हैं 15%। कंपनी का जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका हम ले लेंगे 15%, हमने इसका ले लिया 15%, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि कंपनी के पास में जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, कंपनी के पास में जो रिजर्व्स पड़े हैं, जैसे कि कंपनी के पास में जो भी कंपनी के पास में फ्री रिजर्व्स हैं, उसमें से हम कितना अमाउंट दे रहे हैं, कितना अमाउंट हम दे रहे हैं। कितना अमाउंट का मतलब क्या कि हमने कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 जो दोनों में कम होगा हम उतना ही अमाउंट अभी तक देंगे, तो हम कंडीशन 1 या कंडीशन 2 दोनों में जो कम होगा उस वाले अमाउंट को फ्री रिजर्व से हम माइनस कर देंगे। तो यहां पे उस वाले अमाउंट को हमने माइनस कर दिया। अब देखेंगे कि क्या ये अमाउंट इस वाले से ज्यादा है या कम है, इस वाले से ज्यादा है या कम है। तो जो इसमें कम होगा उसका आंसर यहां पे आ जाएगा कंडीशन 3 में, जो दोनों में कम होगा वो कंडीशन 3 में आ जाएगा। अब हमारे पास में 3 कंडीशंस होगी, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। तीनों कंडीशन में जो लीस्ट होगा, सबसे कम जो होगा अमाउंट, वही हम डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी उसी को डिविडेंड की पेमेंट करेगी। तो 3 कंडीशंस हैं रूल 3 में, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। कंपनी के पास में अगर प्रॉफिट या तो सफिशिएंट नहीं है या तो प्रॉफिट कंपनी के पास में है ही नहीं, देन उस केस में कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, रूल 3 कंपनी पर लग जाएगा। और इस केस में कंपनी कंडीशन 1, 2 एंड 3 देखेगी। जो 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 अमाउंट, तीनों में जो अमाउंट कम होगा, कंपनी उसी अमाउंट का डिविडेंड पेमेंट कर सकती है। मैक्सिमम कंपनी अगर चाहे तो उससे कम का भी पेमेंट कर सकती है, बट मैक्सिमम कंपनी उस अमाउंट का डिविडेंड का पेमेंट करेगी, ठीक है जी। तो हमने यहां तक करा था। ओके, यहाँ पे एक डी पॉइंट था कि कंपनी क्या करेगी, जैसे ही कंपनी के पास में डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड की डिक्लेरेशन कर दी, कंपनी ने जैसे ही डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने जैसे ही बोल दिया, बीओडी ने जैसे बोल दिया कि देखो जी हम कंपनी डिविडेंड की डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो विद इन 5 डेज में कंपनी को उस अमाउंट को, जो टोटल डिविडेंड का अमाउंट है, उसको कंपनी को एक शेड्यूल्ड बैंक में रखना पड़ेगा। और इसके बाद कंपनी किस तरीके से पेमेंट करेगी डिविडेंड को, कंपनी अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी। ओके, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को कंपनी पेमेंट करेगी। साथ में अगर किसी पर्सन ने कंपनी को बोल रखा है कि मेरे बदले में तुम मेरा डिविडेंड इस पर्सन को दे देना, तो कंपनी उसको भी दे देगी और मान लिया जाएगा कि कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया। या अगर किसी ने बोल रखा है कि तुम मेरे बैंकर को दे देना, तो वो कंपनी उस बैंकर को भी उनके डिविडेंड का पेमेंट कर देगी और मान लिया जाएगा कि कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट कर दी। उसके बाद कंपनी, हमने देखा था कि ये जो पेमेंट होगी ये काइंड्स में नहीं हो सकती, ये केवल कैश में होती है। तो कंपनी अगर ये बोल रही है कि हम जी देखो आपको डिविडेंड के बदले में आपको फ्लैट्स हम गिफ्ट कर रहे हैं, फ्लैट हम आपको दे रहे हैं डिविडेंड के बदले में, तो कंपनी ने ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी हमेशा ही क्या करेगी, कंपनी हमेशा ही कैश में डिविडेंड की पेमेंट करेगी। कुछ यहाँ पे प्रोहिबिशंस हैं। तो अगर किसी कंपनी ने डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट कर रखा है, उस केस में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। और अगर कोई सेक्शन 8 वाली कंपनी है, वो भी कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती। तो यहाँ पे हमने पूरा इसका ग्राफ देखा था, ये पूरा इसका हमने डायग्राम देखा था। कंपनी पेमेंट कर सकती है पेबल इन कैश, चेक, वारंट या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड में। पेबल टू किसको किसको कंपनी दे सकती है, या तो कोई रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो, या तो इसके ऑर्डर पे किसी को, या तो इसके बैंकर को। निधिज कंपनीज के लिए यहाँ पे ये कंडीशन थी जो कि मैंने बताया था कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में, निधि कंपनी आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए, अब आज हम देखेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं उड़ा अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये है आपका सेक्शन नंबर 124। बेसिकली यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं। एक तो आपका सेक्शन एक आएगा सेक्शन नंबर 124 और दूसरा आपका आएगा 127, ठीक है जी। 2 इसमें आपके सेक्शन हैं, एक तो आपका सेक्शन नंबर 124 और दूसरा है 127।
तो ये है अनपेड और ये आपका है डिफॉल्ट्स का, डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसमें है आपके दो सेक्शंस, एक तो आपका सेक्शन 127 और दूसरा आपका 124। मैं आपको एक बार सेक्शन नंबर 127 भी दिखा देता हूं, आपको नीचे ही मिल जाएगा सेक्शन नंबर 127। तो बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं। यह आपका सेक्शन नंबर 127, पनिशमेंट फॉर फेल्यूर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। तो ये आपका पनिशमेंट वाला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 127। अब देखो कभी कभार क्या होता है ना कि इन दोनों सेक्शंस में डिफरेंस नहीं पता चल पाता, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले डिफरेंस एक क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो हुआ क्या कि एक शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर था, कंपनी ने डिविडेंड की डिक्लेरेशन कर दी, कंपनी ने डिविडेंड की डिक्लेरेशन कर दी कि देखो जी हम ना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। कंपनी ने तो बोल दिया कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। उसका चेक रखा हुआ था कंपनी के पास में, उसका चेक भर करके और रखा हुआ था कंपनी के पास में, उसका चेक कंपनी के पास में अवेलेबल था। लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन चेक लेने आया ही नहीं कंपनी में, ये पर्सन चेक लेने कंपनी में आया ही नहीं, ये पर्सन अपना चेक लेने कंपनी में पहुंचा ही नहीं। तो उस केस में कंपनी क्या इसको दे सकती है? कंपनी नहीं दे सकती, जब पर्सन आया ही नहीं तो कहां से कंपनी दे। ठीक है, तो यहां पे आएगा सेक्शन नंबर 124 जो कि होता है अनपेड डिविडेंड। मतलब कि डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था और कंपनी ने उसके लिए एफर्ट भी किए, लेकिन कंपनी पे नहीं कर पाई, उसका डिविडेंड अनपेड रह गया। मान लो कि कोई पर्सन है और उस पर्सन ने डीमेट में रजिस्ट्रेशन किया था। आज की डेट का मैं एग्जांपल बताता हूं, ये तो पहले का एग्जांपल हो गया चेक वाला, आज की डेट का एग्जांपल मैं बताता हूं। कंपनी ने कोई कोई पर्सन है जिसने कि अपने शेयर्स डीमेट में रखे हुए थे। अब इस पर्सन को डिविडेंड की डिक्लेरेशन हुई, इस पर्सन को डिविडेंड मिलने वाले थे, लेकिन डीमेट में इसने जो अपना अकाउंट डाल रखा है वो अकाउंट हो गया इनएक्टिव, वो अकाउंट इनएक्टिव था। डीमेट में इसका जो अकाउंट इसने डाला हुआ था अकाउंट नंबर, वो अकाउंट इसका इनएक्टिव चला गया। कंपनी अब पेमेंट कर रही है डिविडेंड की, लेकिन कंपनी जब एफर्ट कर रही है तो भी इनको डिविडेंड की पेमेंट नहीं हो पा रही है, ये डिविडेंड नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, इनके पास में नहीं पहुंचा। तो ये क्या हुआ, कंपनी तो अपनी साइड से एफर्ट कर दिया लेकिन इनको डिविडेंड नहीं मिला, इसको हम बोलते हैं अनपेड डिविडेंड। तो जब इनको डिविडेंड नहीं मिला तो पैसे किसके पास में होंगे? कंपनी के अकाउंट में होंगे। वो पैसे किसके पास में होंगे? कंपनी के अकाउंट में होंगे। इसको हम बोलते हैं अनपेड डिविडेंड। मतलब कि कंपनी ने अपनी साइड से पेमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन बिकॉज ऑफ शेयर होल्डर के डिफॉल्ट से, शेयर होल्डर के डिफॉल्ट से शेयर होल्डर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी थी, या तो आया नहीं चेक लेने के लिए, या तो उसका बैंक अकाउंट गलत था, या कोई भी रीजन था, इसके पास में नहीं पहुंचा डिविडेंड, तो वो चला जाएगा सेक्शन नंबर 124 में जो कि आपका है अनपेड डिविडेंड। और दूसरा आपका है 127। 127 ये है डिफॉल्ट्स। कंपनी ने एक बार एक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने बोला कि देखो जी आज की डेट है, आज कितनी तारीख है? आज आपकी है 10 तारीख, 10 दिसंबर। कंपनी ने बोला कि देखो जी आज ना हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। मान लो कि आज कंपनी की मीटिंग हुई और कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, डिविडेंड आपको मिल जाएगा। लेकिन कंपनी ने 30 दिन हो गए और डिविडेंड कंपनी ने किसी को दिया ही नहीं। जब कंपनी ने एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने एक बार बोल दिया कि हम आपको डिविडेंड देंगे, तो कंपनी अब पीछे नहीं मुकर सकती, कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अब ये कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाएगा, कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा। तो उस केस में कंपनी ने एक बार बोल दिया कि हम डिविडेंड की पेमेंट करेंगे, तो कंपनी को जिस दिन कंपनी ने बोला तो उस डेट से विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर में कंपनी को डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ेगी। विद इन 5 डेज कंपनी को एक बैंक अकाउंट ओपन करा करके, एक शेड्यूल्ड बैंक में अकाउंट खुलवा करके और उस पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और विद इन 30 डेज, जिस दिन कंपनी ने बोला उस दिन से विद इन 30 डेज कंपनी को ये डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब देखो, अगर कंपनी ने इस 30 दिनों में डिविडेंड किसी को दिया ही नहीं, या कुछ को दे दिया बाकी को नहीं दिया, 30 दिन बीत गए, उस केस में ये चला जाएगा पनिशमेंट में। मतलब कि ये गलती किसकी थी? कंपनी की गलती थी। तो अगर शेयर होल्डर की गलती है तो वो आएगा सेक्शन नंबर 124 में, लेकिन अगर कंपनी की गलती है उस केस में ये आएगा 127 में।
ठीक है, कंपनी ने अपनी साइड से एफर्ट कर दिया, कंपनी ने अपनी साइड से भेज दिया, देन कंपनी अब फ्री है, कंपनी को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर शेयर होल्डर के डिफॉल्ट से या किसी भी तरीके से, मान लो कि शेयर होल्डर को कंपनी ने, मान लो कि कंपनी ने शेयर होल्डर के एड्रेस पे चेक भेज दिया, उसके पास में चेक पहुंचा ही नहीं, उसका चेक रास्ते में ही गुम हो गया, तो कंपनी ने तो अपना काम कर दिया ना, तो कंपनी पे 127 नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो अकाउंट होता है कौन सा, अनपेड डिविडेंड, ये है आपका 124, सेक्शन नंबर 124। अब देखो होता क्या है, वेयर ए डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। 30 दिनों के अंदर में कंपनी ने अगर पे नहीं किया, द कंपनी शैल विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू ए स्पेशल अकाउंट कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है जी, यहां पे लिखा क्या है कि जो अमाउंट है ये क्लेम नहीं किया गया है, हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड विद इन 30 डेज, ये अमाउंट पे नहीं हुआ है या तो क्लेम नहीं हुआ है। कंपनी ने चेक इशू कर दिया, लेकिन उस पर्सन ने चेक को अपने बैंक में नहीं डाला, उसके पास में चेक भी पहुंच गया, लेकिन उस पर्सन ने अपने बैंक अकाउंट में चेक को नहीं डाला। तो जो भी अमाउंट है, जैसे ही 30 डेज बीत गए, विद इन 30 डेज से काम करना होता है, जैसे ही 30 डेज बीत गए, तो 30 डेज के बाद, जैसे कि कंपनी ने आज डिविडेंड की डिक्लेरेशन करी, आज से लेकर के विद इन 30 डेज कंपनी को डिविडेंड की पेमेंट करनी होगी। ठीक है, कंपनी सबको डिविडेंड की पेमेंट कर देगी, और बाकी जो बचेगा पैसा, जो कि अनक्लेम्ड है, जो कि पे नहीं हुआ है, उसको विद इन 7 डेज कंपनी क्या करेगी, विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू ए स्पेशल अकाउंट कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब कंपनी इसको उड़ा अकाउंट में, 30 दिन जैसे ही बीते, तो 30 दिन के बाद में विद इन 7 डेज कंपनी इसको उड़ा अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। द उड़ा शैल बी ओपन बाय कंपनी इन एनी शेड्यूल्ड बैंक, और ये अकाउंट किसी एक शेड्यूल्ड बैंक में ओपन किया जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिनों में जो अमाउंट था डिविडेंड का, कोई क्लेम करने के लिए नहीं आया, तो 30 दिन के बाद अगले 7 दिनों में कंपनी वो सारे पैसे जो कि अनक्लेम्ड हैं, वो एक उड़ा अकाउंट में कंपनी कर देगी ट्रांसफर। बात समझ आ रही है? Now, preparing of a statement of the unpaid dividend. Within 90 days of transferring any amount to the unpaid dividend account, the company shall prepare a statement containing the names, last known address, and the amount of unpaid dividend to be paid to each person and place such statement on the website, if any, and also on any other site approved by the CGE for this purpose. अब कंपनी केवल इतना ही काम नहीं करेगी, कंपनी देखो आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो पैसे ट्रांसफर करने के बाद भी अभी आपका पिंड छूटा नहीं, अभी आपको और भी कुछ काम करना है। आपने पैसे तो भेज दिए, लेकिन जिस दिन आपने पैसे ट्रांसफर करे उड़ा अकाउंट में, जिस दिन आपने पैसे उड़ा अकाउंट में ट्रांसफर करे, उस दिन से लेकर के विद इन 90 डेज। ठीक है, प्रोसेस क्या था, प्रोसेस इस तरीके से था। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने डिविडेंड की डिक्लेरेशन करी। ठीक है, यहां पे डिक्लेरेशन होगी डिविडेंड की, कंपनी ने यहां पे डिविडेंड की डिक्लेयर करी। अब डिविडेंड की डिक्लेरेशन करने के विद इन 30 डेज, ठीक है जी, ये है आपका 30 डेज। विद इन 30 डेज कंपनी डिविडेंड की पेमेंट कर देगी। अब यहां पे 30 डेज में 30वें दिन जो भी अमाउंट बाकी रह गया, 30 दिन जैसे एक्सपायर हुए, 30 दिन के बाद जो अमाउंट बाकी रह गया विद इन 7 डेज, यहां पे आपका ये है 7 डेज, कंपनी इस वाले दिन को ये क्या करेगी, विद इन 7 डेज कंपनी इसको ट्रांसफर कर देगी उड़ा अकाउंट में। ठीक है जी, कंपनी ने इसको उड़ा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी ने मान लो कि 7वें दिन इसको उड़ा अकाउंट में ट्रांसफर करा, तो अब इस डेट से लेकर के और अब आ जाएगा 90 डेज। जिस दिन कंपनी ने ट्रांसफर करा, मान लो कि 7वें दिन कंपनी ने पैसे ट्रांसफर करे, तो विद इन 90 डेज, ये वाला, ठीक है जी, 90 डेज,
उड़ा अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद विद 90 डेज अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट, जिसका जिसका डिविडेंड अनक्लेम्ड रह गया है, जिसका जिसका डिविडेंड अनक्लेम्ड रह गया है, तो उसका ही स्टेटमेंट कंपनी प्रिपेयर करेगी। अब कंपनी जब स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी तो कंपनी स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद ये अपने पास नहीं रखेगी, कंपनी अपने वेबसाइट पे इसको पोस्ट करेगी। कंपनी अपने वेबसाइट पे नाम, शेयर होल्डर का डिटेल, उसका एड्रेस, सब कुछ कंपनी अपने वेबसाइट पे डालेगी। साथ में गवर्नमेंट ने कुछ अगर वेबसाइट अप्रूव कर रखी है तो कंपनी उस पर भी डालेगी। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। अगर आप लिखोगे अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड शेयर्स लिस्ट, तो आपको कुछ, ओके, ये आ गया, ये आपका बीएससी का। अब देखो यहाँ पे आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका लिस्ट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 1670। उसके बाद 1617 का है, ये आपका अनक्लेम डिविडेंड है, इंटरिम, और ये आपका फाइनल है। इसके बाद आपका आ गया इंटरिम, और इसके बाद आपका आ गया फाइनल। अगर हम करेंट ईयर में देखें, ठीक है, तो 19, 20, 21, 22, तो हम ये देखते हैं फाइनल डिविडेंड। यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे कितने सारे लिस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो शेयर होल्डर्स हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इनका क्लिड नंबर लिखा हुआ है, इनका वारंट नंबर लिखा हुआ है, इनका नाम लिखा हुआ है, इनका एड्रेस लिखा हुआ है, और एड्रेस लिखने के बाद ये एड्रेस इनका, ये एड्रेस 1 है, एड्रेस 2 है, एड्रेस 3 है। जैसे कि एड्रेस 1 2 3 फिल करने के लिए आता है ना, तो वही एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस इनका आ गया। और इसके बाद इनका पिन कोड है, और इनका टोटल शेयर है, टोटल शेयर 38 शेयर इनके पास में, और ये 513 रुपये अभी तक अनपेड है, इन्होंने क्लेम नहीं कर रखा है। ठीक है, अब देखो इस अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैं आपको एक बार काउंट करके दिखाता हूं। ये तो केवल इस साल का है, देखो 513 रुपये ये हैं, 2000 रुपये, 202, 405, 121, 81, 3375, 8000 रुपये। थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं, ये केवल डिविडेंड है, 18,000 रुपये का डिविडेंड अनपेड है, 1500 शेयर्स, 1500, ठीक है, 4,000 रुपये, 5,000, 5248, 432 शेयर्स। तो अच्छे खासे पैसे लोगों के इसमें अभी 8200 रुपये। तो इसमें जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, इसमें अच्छे खासे ये डिविडेंड है, केवल इतने जो अमाउंट है, 23,000 रुपये का अनपेड डिविडेंड है। इसको किसी ने क्लेम ही नहीं करा है। 18,000 रुपये का डिविडेंड अनपेड है, इसको भी किसी ने क्लेम नहीं कर रखा है। जिसका डिविडेंड है उसने क्लेम नहीं कर रखा है। ठीक है, तो ये जो आपका अकाउंट है ये है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। मतलब ये क्या, लोगों ने अपने डिविडेंड को क्लेम नहीं कर रखा है, कंपनी ने तो बोल रखा है कि आप डिविडेंड अपना लेकर के जाओ, लेकिन लोगों ने इसको नहीं क्लेम कर रखा है, लोग अपना डिविडेंड लेकर के नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, जिसका इसका डिविडेंड है, ये है आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो ये तो केवल आपका डिविडेंड है। ठीक है, शेयर्स भी ट्रांसफर होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये दिख गया, ये पता चल गया कि आपका जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, तो ये कहां से आपको देख सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे, या जो भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है तो कंपनी की भी वेबसाइट पे आप जा करके इसको सर्च कर सकते हैं। जिस भी कंपनी का डिविडेंड है अगर अनपेड है, तो उस कंपनी के अकाउंट, उस कंपनी की वेबसाइट पे जा करके और आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये लिस्ट प्रिपेयर करेगी, और प्रिपेयर करके और अपने वेबसाइट पे इसको अपलोड कर देगी। इसके बाद हम चलते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट। अब कंपनी ने उड़ा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने में कुछ डिले कर दिया। देखो क्या हो गया, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द टोटल अनपेड डिविडेंड अमाउंट और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द उड़ा अकाउंट, द कंपनी शैल पे फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट। कंपनी ने जिस दिन से डिफॉल्ट करना शुरू किया उस दिन से इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो एमसीक्यू के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, 12% पर एनम। तो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट कितने का लग जाएगा, 12% पर एनम का ये इंटरेस्ट लग जाएगा। द अमाउंट नॉट सो ट्रांसफर टू द सेट अकाउंट। तो कंपनी ने जिस दिन से डिफॉल्ट करना शुरू किया उस दिन से लेकर के कितना लग जाएगा, 12% पर एनम के हिसाब से उन पे इंटरेस्ट लग जाएगा। और द इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन सच amount shall ensure be available to the benefit of the member of the company in proportion to the amount remaining unpaid to them।
और ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट किसके अकाउंट में जाएगा? ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए होगा जिनका पैसा अनपेड पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि अगर किसी का अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको इंटरेस्ट कितना का मिल रहा है? 12% का। उसको भी उसके डिविडेंड के प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट दिया जाएगा। कंपनी इनको पे करेगी डिविडेंड का। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया उस पैसे को पे करने के लिए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उसको भेजने के लिए, तो उस केस में कंपनी को जहां से कंपनी ने जब से डिफॉल्ट करना शुरू किया तब से लेकर के और जब तक कंपनी अपने डिफॉल्ट ठीक नहीं कर देगी तब तक 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। और ये जो 12% पर एनम का इंटरेस्ट है ये किसके अकाउंट में जाएगा? अगर कोई भी शेयर होल्डर है क्लेम करने आ जाता है अपना डिविडेंड क्लेम करने के लिए आ जाता है, तो उस केस में ये जो 12% कंपनी ने पेनाल्टी दे रखी है वो उसको उसके शेयर उसके डिविडेंड के हिसाब से उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए होगा? शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए। क्लेमेंट टू अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ क्लेम्ड अमाउंट। अब क्लेमेंट क्या करेगा? क्लेम करेगा अपने अकाउंट को, अपने अमाउंट को पाने के लिए। जैसे ही पैसे ओके कंपनी ने ये जो अमाउंट है ट्रांसफर कर दिया उड़ा अकाउंट में, विद इन 30 डेज हमने एक लिस्ट देखी थी जिसमें कि बहुत सारे लोगों का डिविडेंड अनपेड पड़ा हुआ था। तो क्या वो लोग अपने डिविडेंड को क्लेम कर सकते हैं? यस, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। इनको क्लेम करना पड़ेगा डिविडेंड। अगर इनको नहीं मिला उस केस में इनको अपना डिविडेंड क्लेम करना पड़ेगा। सो क्लेमेंट टू अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ claimed amount. Any person claiming to be entitled to any money transferred to the unpaid dividend account may apply to the company concerned for payment for the money so claimed. तो जब तक कंपनी का पैसा, जब तक इनके डिविडेंड का पैसा अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में पड़ा हुआ है तब तक ये क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं कंपनी को। आगे हम देखते हैं। अब आपका आता है आईईपीएफ अकाउंट, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ अकाउंट। अगर 7 साल तक वो पैसा पड़ा रह गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, एनी मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक पैसा पड़ा ही रह गया फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, जिस दिन अमाउंट ट्रांसफर हुआ अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है, उड़ा अकाउंट में जिस दिन पैसे ट्रांसफर हुए तो उस दिन से लेकर के 7 साल तक पैसे उसी में रह गए, उस केस में शैल बी ट्रांसफर टू कंपनी, transferred by the company along with the interest accrued thereon to the investors education and protection fund. अब ये पैसे कंपनी कहां पे ट्रांसफर करेगी? कंपनी ट्रांसफर करेगी आईईपीएफ अकाउंट में। अब ये जो अकाउंट होता है आईईपीएफ अकाउंट, ये अकाउंट होता है गवर्नमेंट का अकाउंट, ठीक है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब इसका मतलब कि 7 साल तक अगर किसी ने पैसे क्लेम नहीं करे तो ये पैसे चले जाएंगे सरकार के खाते में, सरकार के पास में चले जाएंगे, गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, तो ये आपका आता है इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। आपका ये भी सेक्शन है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, आपका ये सेक्शन है सेक्शन 125 आईईपीएफ, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। नाउ अब देखो ये जो पैसे हैं आपके चले गए आईईपीएफ अकाउंट में, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वाले अकाउंट में, आईईपीएफ अकाउंट में आपके पैसे चले गए। 7 साल तक अगर ये पैसे उड़ा अकाउंट में रह गए तो 7वें साल के जस्ट बाद कंपनी को ट्रांसफर करने पड़ेंगे इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू आईईपीएफ, ऑल द शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 consecutive ईयर्स और मोर। 7 साल या उससे ज्यादा अगर शेयर्स को किसी ने क्लेम नहीं करा है, अगर हम शेयर्स की बात करें 7 साल तक किसी ने शेयर्स को क्लेम नहीं करा है, ये शेयर्स कंपनी के उड़ा अकाउंट में थे। डिविडेंड की अभी तक हमने बात करी थी, हमने अभी तक बात करी थी डिविडेंड की। किसी ने डिविडेंड भी क्लेम नहीं करा और शेयर को भी क्लेमेंट क्लेम करने के लिए नहीं आ रहा है, उस केस में ये जो अमाउंट है कहां पे चला जाएगा? ये चले जाएंगे उड़ा अकाउंट में, कंपनी के अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और शेयर्स हो चाहे डिविडेंड, अगर ये 7 साल तक लगातार 7 साल तक उसी अकाउंट में उड़ा अकाउंट में रह गए, उस केस में ये पैसे चले जाएंगे आईईपीएफ अकाउंट में, जो कि है गवर्नमेंट का अकाउंट। 7 साल तक तो कंपनी के पास में है, 7 साल तक ये पैसे कंपनी के पास में है, 7 साल जैसे ही क्रॉस हुआ तो ये चले जाएंगे गवर्नमेंट के खाते में। नाउ शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड along with a statement containing the prescribed details।
तो ये सारे के सारे पैसे जो शेयर्स हैं या डिविडेंड हैं, ये सारे के सारे पैसे 7 साल तक जैसे ही उड़ा अकाउंट में रहे, ये सब कुछ कंपनी को विद डिटेल, शेयर होल्डर की डिटेल के साथ में ये सारे के सारे पैसे कंपनी को आईईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। नाउ एक यहां पे छोटी सी एक्सप्लेनेशन है गिवन, यहां पे ये है कि बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ 7 consecutive years, the share shall not be transferred to investors education and protection fund। अब देखो हुआ क्या, मैं इसका मतलब समझाता हूं। हुआ ऐसा कि डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, कंपनी ने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है। ये जो डिविडेंड था 7 साल तक, 7 ईयर्स तक, 7 consecutive ईयर्स तक ये रहे कंपनी के उड़ा अकाउंट में, कंपनी के उड़ा अकाउंट में रहे, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने फिर से डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने फिर से डिविडेंड डिक्लेयर किया और ये था कंपनी का 5th ईयर। 5 साल तक कंपनी के उड़ा अकाउंट में इस इन्वेस्टर का फिर से एक डिविडेंड रहा था 5 साल तक। इन्वेस्टर्स ने क्या किया, जो 5वें साल का डिविडेंड था इसको क्लेम करने के लिए आ गया, बोला कि मुझे ना 5वें साल का डिविडेंड आप दे दो, 5वें साल का आप मुझे डिविडेंड दे दो। ये कहां पे अभी उड़ा अकाउंट में 7 साल तक रहता है ना, ये 5वां साल है कंपनी के पास में, ये उड़ा अकाउंट में है और ये 7 साल हो चुके हैं। तो ये डिविडेंड 1 था, ये था डिविडेंड 1 और ये था डिविडेंड 2, डिविडेंड 1 एंड डिविडेंड 2। तो डिविडेंड 1 ये था 7 साल तक कंपनी के पास में उड़ा अकाउंट में पड़े हुए थे। तो 7 साल जैसे कंप्लीट होंगे कंपनी को इसको ट्रांसफर कहां पे करना पड़ेगा, आईईपीएफ अकाउंट में, आईईपीएफ अकाउंट में। और ये जो डिविडेंड है ये तो इसने क्लेम करने के लिए पहुंच गया कि 5वें साल का डिविडेंड आप मुझे दे दो, तो ये कहां पे पहुंच जाएंगे, ये वैसे थे उड़ा अकाउंट में कंपनी के, तो ये चले जाएंगे इस शेयर होल्डर के खाते में। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या जो शेयर है, जो शेयर है जिस पे इसको डिविडेंड मिल रहा है, क्या ये शेयर भी उड़ा अकाउंट में चले जाएंगे, सॉरी आईईपीएफ अकाउंट में, शेयर भी इसके तो उड़ा अकाउंट में ही होंगे, तो क्या इसके शेयर भी आईईपीएफ अकाउंट में चले जाएंगे, इसके शेयर्स क्या आईईपीएफ अकाउंट में चले जाएंगे, यस और नो, क्या इसके शेयर्स आईईपीएफ अकाउंट में चले जाएंगे? आंसर आप फटाफट से बताइए, क्या इसके शेयर्स आईईपीएफ अकाउंट में चले जाएंगे, यस और नो? क्या इसके शेयर्स भी आईईपीएफ अकाउंट में चले जाएंगे, यस और नो? तो इसके जो शेयर्स हैं, बिल्कुल इसके जो शेयर्स हैं, इसके शेयर्स आईईपीएफ अकाउंट में नहीं जाएंगे। रीजन क्या है, क्लेम करने के लिए 5वें साल में आ गया, इसका डिविडेंड तो जाएगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 7 ईयर्स तक, 7 साल तक इसने ये कंप्लीट कर लिया, 7 साल इसने कंप्लीट कर लिया, तो ये डिविडेंड तो चला जाएगा। लेकिन क्योंकि जो डिविडेंड था इसी शेयर का था, डिविडेंड तो 7 साल तक रहा इस अकाउंट में, ये तो चला जाएगा, ये जो डिविडेंड है इसके अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन शेयर्स को क्लेम करने के लिए कम से कम आया तो सही। तो इस केस में ये जो शेयर है, ये शेयर अब आईईपीएफ अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पे यही बोल रहा है कि बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड फॉर एनी ईयर, अगर उसने कोई भी डिविडेंड किसी साल में क्लेम कर लिया, 5 साल तक, 5वें साल में आकर के उसने क्लेम कर लिया, फॉर द पीरियड ऑफ 7 consecutive years the share shall not be transferred to investors education and protection fund। तो जो शेयर है, डिविडेंड तो चला जाएगा 7 साल से पहले वाला, लेकिन जो शेयर है ना, शेयर उस अकाउंट में नहीं जाएगा, आईईपीएफ में शेयर इसके नहीं जाएंगे। अब एक बार इसको देख लेते हैं, पिक्चर्स कुछ गिवन है यहाँ पे। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड की डिक्लेरेशन करेगी, 30 डेज में कंपनी को पे करना होगा, ठीक है जी। तो या जो क्लेमेंट आकर के और विद इन 30 डेज इसको क्लेम कर ले। अब अगर कोई क्लेमेंट नहीं आया, कुछ अमाउंट अगर पड़ गया डिविडेंड का, विद इन 7 डेज ये इसको क्या करेगा, ये कंपनी इसको डिपॉजिट करेगी अपने उड़ा अकाउंट में, और उड़ा अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद विद इन 90 डेज कंपनी प्रिपेयर करेगी स्टेटमेंट, और ये कंपनी अपने वेबसाइट पे, या अगर कंपनी का कोई गवर्नमेंट का कोई अगर अप्रूव्ड वेबसाइट, जैसे कि हमने जो देखा था अभी एनएससी वेबसाइट पे देखा था, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट है, तो कंपनी वहां पे भी कंपनी अपलोड करेगी।
और अगर 7 साल कंप्लीट हो गए इस उड़ा अकाउंट में किसी डिविडेंड को या शेयर्स को लगातार किसी ने क्लेम नहीं करा, तो ये चले जाएंगे आईईपीएफ अकाउंट में। ठीक है जी। यहां पे गिवन क्या है कि अगर कंपनी डिले कर रही है तो डिफॉल्ट के केस में 12% पर एनम का ये कंपनी को इंटरेस्ट लग जाएगा। नाउ राइट ऑफ ऑनर ऑफ ट्रांसफर्ड शेयर्स ऑफ टू रिक्लेम। नाउ अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि कंपनी के पास में अभी तो उड़ा अकाउंट में पैसे थे, जो डिविडेंड उड़ा अकाउंट में थे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ठीक है, तो शेयर होल्डर तो कंपनी के पास में जाएगा, फॉर्म भरेगा और उस डिविडेंड को क्लेम कर लेगा। लेकिन कंपनी ने इस पैसे को जैसे ही आईईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करे तो कंपनी के पास में से पैसे तो चले गए। अब कंपनी तो बोलेगी कि हमारे पास में पैसे तो है नहीं, आप जाओ उस वाले अकाउंट से ले लो, आईईपीएफ अकाउंट से। तो क्या जो शेयर होल्डर है अपना पैसा आईईपीएफ अकाउंट से ले सकता है? कंपनी अब क्योंकि पे नहीं करेगी, कंपनी के पास में पैसे है ही नहीं, तो कंपनी अब उस पैसे को पे नहीं करेगी। तो क्या शेयर होल्डर उस आईईपीएफ अकाउंट से ले सकता है? यस और नो? बिल्कुल ये क्लेम कर सकता है। क्लेम कैसे कर सकता है? आईईपीएफ का फॉर्म फिल करेगा और फॉर्म फिल करके उसको क्लेम कर लेगा। तो ये गवर्नमेंट से, मतलब ये जो आपका अकाउंट है ये गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। सो एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स so transfer to IEPF shall be entitled to reclaim the transferred shares from Investors Education and Protection Fund in accordance with the prescribed procedures and submission of prescribed documents। तो उसको डॉक्यूमेंट्स कुछ देने होंगे, प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर भी उसको फॉलो करना होगा। डेफिनेटली जो प्रोसीजर है आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा और साथ में इसको जो भी इसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो सबमिट करके और अपना डिविडेंड क्लेम कर लेगा। नाउ पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर किसी कंपनी ने इसको नहीं फॉलो करा उस केस में क्या होगा? फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन। अगर इस सेक्शन को किसी कंपनी ने कंप्लाई नहीं करा, सच कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए तक की कंपनी को पेनल्टी हो जाएगी। टू ए पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। इन केस ऑफ कंटिन्यू फेल्योर, अगर फेल्योर बढ़ता रहा तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से ड्यूरिंग फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच फेल्योर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख रुपीस। तो कंपनी के लिए 1 लाख रुपए, 500 पर डे टू 10 लाख, 1 साल 1 लाख से लेकर के और 10 लाख रुपए तक का इनको पेनल्टी कंपनी को हो सकता है। नाउ अगर किसी ऑफिसर ने ये डिफॉल्ट कर दिया, अगर कोई इसमें ऑफिसर भी दोषी पाया गया, उस केस में 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए, और इनको पेनल्टी 100 रुपीज पर डे के हिसाब से होकर के कितना हो सकती है? 2 लाख रुपए तक की। तो 20,000 टू 120 लाख, तो ये ऑफिसर से डिफॉल्ट के लिए होगा। चलते हैं अब आईईपीएफ अकाउंट में। आपका यह है सेक्शन नंबर 125, आईईपीएफ अकाउंट, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो यहां पे गिवन क्या है? ये जो फंड है, दिस फंड इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये फंड बनाता है आईईपीएफ अकाउंट। सीजी क्या करेगा? एक अकाउंट बनाएगा जो इसको बोलते हैं आईईपीएफ अकाउंट, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड का अकाउंट। शैल बी क्रेडिटेड विद द स्पेसिफाइड अमाउंट एंड यूटिलाइज्ड फॉर द रिफंड ऑफ रिक्लेम्ड and unpaid accounts, promotion of investors awareness and protection of the interest of investors etc। अब देखो ये जो अकाउंट होता है ना आईईपीएफ अकाउंट, आईईपीएफ अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है ये ऐसा अकाउंट होता है जो कि जो इन्वेस्टर्स है, अब क्योंकि ये जो पैसा है आईईपीएफ अकाउंट में इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि गवर्नमेंट के पास में इसी अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं। अब आप देखो, केवल मैंने आपको डिविडेंड दिखाया, डिविडेंड दिखाया लोगों के पास में 22-22 हजार रुपए का डिविडेंड, 50, अभी आप नीचे देखोगे लाखों रुपए के डिविडेंड भी उसमें आपको मिल जाएंगे। तो केवल ये तो डिविडेंड का पैसा है, सोचो उनका शेयर का पैसा कितना होगा। अब अगर 7 साल तक उन्होंने क्लेम नहीं करा, शेयर को भी या डिविडेंड को भी क्लेम नहीं करा, उस केस में उनका शेयर भी कहां पहुंच जाएगा? शेयर भी उनका पहुंच जाएगा उसी अकाउंट में, आईपीएफ अकाउंट में। सोचो उनके पास में कितने शेयर्स हैं, कितने पैसे के शेयर्स होंगे। लाख रुपए का अगर डिविडेंड आ रहा है तो सोचो कि उसके पास में करोड़ों के शेयर्स होंगे। बात समझ आ रही है? तो अब सोचो कि इस अकाउंट में अच्छे खासे पैसे होंगे, तो गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल कहां पे करती है? गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल करती है इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए। एनएससी की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे
या बीएससी की वेबसाइट पे जाओगे, या गवर्नमेंट कई सारे फ्री सेशंस भी ऐसे निकालती रहती है। आपके पास में मैसेज आता है, अगर आप डीमेट अकाउंट आपके पास में अगर है, तो बीएससी एनएससी से आपको बार बार मैसेज आता है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आप मत फंसिए, या अवेयर करने के लिए हम कुछ सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, बीएससी एनएससी के थ्रू मैसेज आता है, मेल आती है। तो वो सारा जो अवेयरनेस के लिए जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, यहीं से इस पैसे को निकाल करके वो अवेयरनेस के खर्चे गवर्नमेंट करती है। या आप कभी आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हो बीएससी या एनएससी के शेयर मार्केट के, तो अगर गवर्नमेंट करती है उस केस में यहीं से पैसे उसके निकल करके जाते हैं। ठीक है, ओके। अब जो आपका ये वाला अकाउंट है आईपीएफ अकाउंट, ये किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें पैसे आते आते कहां से हैं, कहां से आते हैं। अमाउंट गिवन बाय सीजी। अब कुछ अमाउंट गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ग्रांट देती है, पार्लियामेंट इसके लिए कुछ ग्रांट अप्रूव करता है, तो वो ग्रांट से ये पैसे इस अकाउंट में आते हैं। तो कोई भी अगर इन्वेस्टर्स के लिए पैसे आएंगे, कुछ ग्रांट अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव करा, तो वो आईपीएफ अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद अगर सीजी ने कोई डोनेशन करा, डोनेशन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज और एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पस फंड। गवर्नमेंट ने आईपीएफ में कुछ ऐसा डोनेशन कर दिया, चाहे सीजी ने कर दिया, एजी ने कर दिया, किसी कंपनी ने भी कर दिया डोनेशन, कि हम चलो आईपीएफ अकाउंट में कुछ पैसे हम डाल रहे हैं, तो वहां से पैसे यहां पे आ जाते हैं। अमाउंट लेइंग इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो हमने ये देख लिया कि उड़ा अकाउंट में अगर कोई अमाउंट पड़ा हुआ है डिविडेंड का, तो वो पैसे तो इसमें आएंगे आएंगे। अमाउंट ऑफ द जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जनरल रेवेन्यू अकाउंट सीजी के पास में ये अकाउंट है, तो गवर्नमेंट तो यहां पे क्या होगा, ये भी अकाउंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से यहां से पैसे इसमें ट्रांसफर होते हैं। अमाउंट इन आईपीएफ, द अमाउंट लेइंग इन इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले के जो पैसे होंगे, कंपनीज एक्ट 1956, अभी तो हमारे पास में कंपनीज एक्ट 2013 है, तो अगर कंपनीज एक्ट 1956 में भी क्या होगा, उसमें भी एक उड़ा अकाउंट होगा। ठीक है, उससे पहले भी जो अकाउंट होंगे, कंपनीज एक्ट होंगी, उसमें भी कुछ ऐसा अकाउंट होगा, तो उसमें भी जो पैसे पड़े हुए हैं वो भी अकाउंट, वो पैसे कहां पे आ जाएंगे, इस उड़ा अकाउंट में आ जाएंगे। आगे देखते हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टर्स, द इंटरेस्ट ऑन द अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड। इस फंड से कुछ इन्वेस्टर्स कुछ इन्वेस्ट करके वहां से पैसे आ गए। अगर अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डिस डिसगॉर्जमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, अगर यहां पे क्या हुआ कि कुछ सिक्योरिटीज को डिस्पोज करके अमाउंट आ गया, सिक्योरिटीज डिस्पोज करके कुछ यहां पे अमाउंट आ गया, तो उस केस में यहां पे पैसे यहां पे भी आ जाते हैं। एप्लीकेशन मनी आ गए, तो एप्लीकेशन मनी से ही पैसे आते हैं। मेच्योर डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स अगर मेच्योर हो गए तो पैसे यहां से भी आते हैं। डिवेंचर्स अगर मेच्योर हो गए तो यहां से भी पैसे आते हैं। अगर कोई इंटरेस्ट है ट्रांसफर हो गया एच से लेकर के एच जे तक, ठीक है जी, तो उस केस में यहां से भी कम इसके पास में पैसे आ जाते हैं। अगर कोई सेल प्रोसीड है, फ्रॉम सेल प्रोसीड, अगर कोई अमाउंट, कोई फ्रैक्शनल शेयर्स को सेल करके अमाउंट आता है, उस केस में पैसे यहां से आ जाते हैं। और अगर कोई अमाउंट है जो कि रिडीम हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए, 7 साल तक किसी ने क्लेम ही नहीं करा, उस केस में यहां से भी। और भी कोई कई सारे अमाउंट है जो कि इस अकाउंट में आते रहते हैं। हालांकि इसको लिखने के लिए नहीं आता है, बस आप जान लीजिए कि आईपीएफ अकाउंट इस तरीके से होता है और इसमें पैसे यहां से आते हैं। अब ये जो पैसे हैं इसका यूटिलाइजेशन कहां पे होगा, तो देखिए, refund of unclaimed dividend, mature deposits, mature debentures, the application made due to refund and interest thereon। तो जो रिफंड है, रिफंड किसको करने के लिए, अनक्लेम्ड डिविडेंड है। क्लेम डिविडेंड जो है अनक्लेम्ड है, कोई इन्वेस्टर आ गया, कोई शेयर होल्डर आ गया और उसने बोला कि मेरे पास में जो मेरा डिविडेंड है ना, इस अकाउंट में पड़ा हुआ है, आप मुझे डिविडेंड दे दो, तो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करेगा आईपीएफ अकाउंट का और अपने डॉक्यूमेंट दिखा करके और अपना डिविडेंड ले लेगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा डिविडेंड है, चाहे उसका डिवेंचर मेच्योर हो गया, 7 साल तक उसने क्लेम ही नहीं करा, वो पहुंचेगा आईपीएफ अकाउंट में, तो उस केस में वहां से क्या करेगा, क्लेम करके अपने पैसे ले लेगा। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, एजुकेशन करने के लिए, इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी disgorge amount eligible and identifiable applicants for shares or debentures, shareholder, debenture holder, or depositors who have suffered losses due to wrong actions by any person in accordance with the order made court which had order disgorgement। अब देखो हुआ क्या कि किसी ने किसी पर्सन ने किसी दूसरे का डिविडेंड रॉन्ग पेपर्स दिखा करके ले लिया,
वहां से उसने क्लेम करा लिए रॉन्ग पेपर्स दिखा करके, तो उसको भी ठीक करने के लिए, उसके लिए भी जो कोर्ट केसेस होंगे या उसने जो लॉसेस मेक कर रखा है, तो उसको भी डिस्पोज करने के लिए इस पैसे का यूज हो सकता है। अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस हो गए, कोई भी अगर लीगल एक्सपेंसेस हो गए, ट्रिब्यूनल में कोई अगर लीगल एक्सपेंसेस हो गए किसी मेंबर का या कोई डिवेंचर होल्डर का या किसी डिपॉजिटर का, उस केस में ये भी पैसे यहां से इस्तेमाल किया जा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा अदर पर्पस है उसके लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल यहां से किया जा सकता है। तो आपका ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 125 IEPF अकाउंट, ये आपका हो गया खत्म। अब हम चलते हैं आपका अगला, और ये आपका सेक्शन नंबर 126, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन abeyance पेंडिंग रजिस्ट्रेशन टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और इसके बाद आपका आएगा सेक्शन नंबर 127। ठीक है, सेक्शन नंबर 127 तक ही आपका ये चैप्टर है, और आपका चैप्टर ये सेक्शन नंबर 127 पे आकर के हो जाएगा खत्म। तो चलते हैं सेक्शन नंबर 126। गिवन यहां पे ये है, where any instrument of transfer of shares has been delivered by a shareholder for registration and transfer of such shares has not been registered by company, such company shall take the following steps। अब देखो सबसे पहले हुआ क्या, आपको ये बात पता है कि अगर कोई शेयर है, मान लो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, इनके पास में एक शेयर था, इनका ये है शेयर, मिस्टर ए के पास में शेयर्स थे। ठीक है, मिस्टर ए का मैं, मिस्टर ए को इस तरीके से बनाते हैं, आदमी जैसा बनाते हैं कुछ, ये है मिस्टर ए, इनके खड़े खड़े बाल, मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए के पास में कुछ शेयर्स थे, इनके पास में कुछ शेयर्स थे, ये जो शेयर्स हैं ये गए मिस्टर बी के पास में। ठीक है, ये मिस्टर बी के पास में गए, ये मिस्टर बी हैं, ये गए मिस्टर बी के पास में, बोले कि मेरे शेयर्स तुम ले लो, इन्होंने बोले कि दे दो, और इन्होंने अपने शेयर्स को कुछ कंसीडरेशन लेकर के ट्रांसफर कर दिया, इनसे कुछ कैश लिया और ये शेयर्स इनको ट्रांसफर कर दिया। सेम डे तो ट्रांसफर होगा नहीं। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए हमने पढ़ा है कि शेयर्स किस तरीके से ट्रांसफर होंगे, तो शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। यहां पे इनको एक डीड बनानी पड़ेगी, ट्रांसफर डीड बना करके साथ में जो सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट, ये भी लेकर के कंपनी के पास में जाना पड़ेगा, और उसके बाद ये शेयर्स को ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो मिस्टर ए ने ऐसा ही करा, और ये गए कंपनी के पास में और बोले, कंपनी मैं ना अपने शेयर्स को मिस्टर बी को ट्रांसफर कर रहा हूं, आप ये ट्रांसफर रख लो। इन्होंने, ये कंपनी थी XYZ लिमिटेड, इस कंपनी को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी टाइम कितना लेती है, कंपनी टाइम लेती है 30 डेज का, इसको अपने रजिस्टर्स में नोट करने के लिए टाइम लेती है 30 डेज का। ठीक है, कंपनी टाइम कितना लेती है 30 डेज का। अब आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, एक मेरा सवाल है कि अगर कंपनी ने इसी बीच डिविडेंड की डिक्लेरेशन कर दी, इन्होंने ट्रांसफर के लिए डॉक्यूमेंट दे दिए, इन्होंने ट्रांसफर करने के लिए डॉक्यूमेंट कंपनी को दे दिए, इसी बीच क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजे, 10 दिन बाद, 10 डेज आफ्टर, कंपनी ने इस शेयर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। कंपनी ने बोला कि हम ना डिविडेंड की डिक्लेरेशन कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि ये जो डिविडेंड है मिस्टर ए को मिलेंगे या मिस्टर बी को मिलेंगे, किसको मिलने चाहिए डिविडेंड, किसको मिलने चाहिए, मिस्टर ए को या मिस्टर बी को? ये डिविडेंड किसको मिलने चाहिए, मिस्टर ए को या मिस्टर बी को? जो डिविडेंड है, डिविडेंड किसको मिलना चाहिए? मिस्टर ए को या मिस्टर बी को? हाँ जी, फटाफट से करिए आंसर, मिस्टर ए को या मिस्टर बी को? क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दूं। ओके, आपका आंसर है मिस्टर ए को। तो इसमें मेरा एक कंसर्न है, इसमें मेरा एक कंसर्न है, चाहे मिस्टर ए को ट्रांसफर हुआ या मिस्टर बी को, अभी जो शेयर्स हैं, शेयर्स अभी ट्रांसफर हुए नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नाम है मिस्टर ए का भी कंपनी के रजिस्टर्स में होगा, कंपनी के रजिस्टर्स में मिस्टर ए का नाम होगा। लेकिन क्या यह सही रहेगा मिस्टर ए को डायरेक्टली हम डिविडेंड देते हैं?
क्या ये ठीक रहेगा? क्या ये ठीक रहेगा? तो अब कंपनी को ये बात तो नहीं पता है कि इन्होंने जो शेयर्स ट्रांसफर करे हुए हैं, इन्होंने जो शेयर्स ट्रांसफर करे हुए हैं, जो पैसे ले रखे हैं मिस्टर बी से, ये इंक्लूडिंग डिविडेंड है या डिविडेंड माइनस करके पैसे हैं, कंपनी को यह पता नहीं है। मान लो कि शेयर जो है 100 रुपए के थे और इनको पता था कि 10 दिन बाद डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है और डिविडेंड कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड कंपनी देगी। मिस्टर बी को भी ये बात पता थी कि 10 रुपए का कंपनी डिविडेंड देगी और इनका शेयर 100 रुपए का, और उसी के हिसाब से इन्होंने डिस्कशन करके और 90 रुपए का शेयर ले लिया। मान लो कि इन्होंने बाहर में कुछ इस तरीके से डिस्कशन करी होगी कि 10 दिन बाद कंपनी का डिविडेंड आ जाएगा और मिस्टर बी ने बोला कि कंपनी का जो डिविडेंड है ये आ जाएगा, तो चलो आपका जो शेयर है 100 रुपए का है, मैं 90 रुपए आपको दे रहा हूं पर शेयर के हिसाब से, ठीक है, और डिविडेंड आप ही रख लेना। या ऐसा भी हो सकता है कि इसने 100 के 100 पूरे दे दिए और 10 रुपए का डिविडेंड मिस्टर बी के पास में आ गया। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, ये बात डिविडेंड की है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, यहां पे कंपनी पूछेगी मिस्टर ए से कि मिस्टर ए और मिस्टर बी आप बताइए कि जो डिविडेंड है डिविडेंड किसको देना है। तो कंपनी ये बात पूछेगी। हालांकि आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कंपनी के रजिस्टर्स में नाम तो भी मिस्टर ए का है, तो वैसे तो डिविडेंड ए को मिलना चाहिए, बात भी ठीक है कि मिस्टर ए को ही डिविडेंड मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी इस केस में क्या करती है, कंपनी को ये बात नहीं पता है कि जो डिविडेंड है इन्होंने बाहर अपनी क्या डिस्कशन कर रखी है, विथ डिविडेंड है शेयर्स या विदाउट डिविडेंड है शेयर्स, क्योंकि बात डिविडेंड की है। तो कंपनी इस केस में क्या करेगी, कंपनी पूछेगी कि देखो जी मिस्टर ए, आप ये बताओ कि जो डिविडेंड है मैं आपके अकाउंट में दूं या मिस्टर बी के अकाउंट में दूं। और ये बात मिस्टर बी से भी पूछा जाएगा कि डिविडेंड किसको पे करना है। तो अगर बात ये हो जाती है कि दोनों बोल दें कि मिस्टर ए को पे कर दो आप, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों का मत एक ही है कि मिस्टर बी को पे कर दो, तब कोई दिक्कत नहीं है, तो कंपनी उनको पे कर देगी। मान लो कि दोनों ने डिस्कशन कर लिया कि मिस्टर ए को डिविडेंड मिलेगा और कंपनी ने डिविडेंड मिस्टर ए को दे दिया, या कंपनी ने मिस्टर बी को डिविडेंड दे दिया। अगर दोनों ने डिस्कशन करा कि मिस्टर बी को डिविडेंड मिल जाएगा, तो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका, उनके हिसाब से डिविडेंड जिसको मिलना था उसको मिल गया, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया, डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया और इन दोनों में हो गया डिस्प्यूट, मिस्टर ए बोल रहे हैं कि डिविडेंड तो मेरा है और मिस्टर बी बोल रहे हैं डिविडेंड तो मेरा है, इस केस में कंपनी डिविडेंड रख लेगी। कंपनी बोलेगी दोनों में से किसी का नहीं, पहले तुम अपना झगड़ा सुलझा लो। तो उस केस में जो कोर्ट केस होगा और कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उन्हीं को कंपनी पे कर देगी। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ, यहां पे ये है, ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट अनलेस इट इज ऑथराइज्ड बाय द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ सच शेयर इन राइटिंग टू पे सच डिविडेंड टू ट्रांसफरी स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर। जब ये एक लेटर देंगे, ऑथराइज लेटर देंगे कि हाँ जी तुम ना जो ट्रांसफरी है इसके अकाउंट में ये डिविडेंड की पेमेंट कर दो, उस केस में कंपनी उनको पेमेंट कर देगी। कीप इन अबेंस इन रिलेशन टू सच शेयर्स एंड एनी ऑफर और राइट शेयर्स एनी इशू फुली पेड बोनस शेयर्स इन पर्सन्स ऑफ फर्स्ट प्राइस सेक्शन 123(5). अब यहां पे क्या होगा कि कंपनी इन शेयर्स को, कंपनी के पास में राइट होगा कि इनको ये जो शेयर्स रख लेगी, ठीक है। तो यहां पे दो तरीके से हैं, अगर इन दोनों में कोई ऐसा डिस्प्यूट अगर है उस केस में यहां पे जो कंपनी है डिविडेंड क्या करेगी, डिविडेंड कंपनी अपने पास में रख सकती है, कंपनी के पास में राइट है कि कंपनी डिविडेंड को अपने पास में रखेगी, और जैसे ही उनका जो झगड़ा सुलझ जाएगा कंपनी उनको पेमेंट कर देगी। आपका अगला है सेक्शन नंबर 30, सॉरी सेक्शन 127। ये है पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। कंपनी ने डिविडेंड की कर दी डिक्लेरेशन, कंपनी ने डिविडेंड की डिक्लेरेशन कर दी, लेकिन विद इन 30 डेज कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट नहीं करी। डिक्लेयर तो कर दिया, बोल दिया कंपनी ने कि हाँ जी हम पेमेंट करेंगे, बट कंपनी ने पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में क्या होगा, द टाइम लिमिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। यहां पे गिवन क्या है कि जो कंपनी विद इन 30 डेज इट मस्ट बी पेड और द डिविडेंड वारंट मस्ट बी पोस्ट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू द सेम। 30 दिन के अंदर में कंपनी को ये सब कुछ पोस्ट कर देना है। शेयर वारंट अगर है तो उस केस में कंपनी शेयर वारंट के भी विद इन 30 डेज में कंपनी पोस्ट कर देगी, ठीक है। तो 30 दिनों के अंदर में इनको पोस्ट कर देना चाहिए, कंपनी को पोस्ट कर देना पड़ेगा।
posting of dividend warrant within 30 days absolves the company from any punishment irrespective of whether it is received by the shareholder concerned with the same or not. कंपनी ने एक बार पोस्ट कर दिया तो चाहिए शेयर होल्डर को मिले या ना मिले, अब यहां पे कंपनी की कोई टेंशन नहीं है, कंपनी ने अपना काम कर दिया, दैट्स इट। तो कंपनी ने अपना काम कर दिया, कंपनी की टेंशन खत्म। नाउ नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड वारंट बाय ए शेयर होल्डर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम डज नॉट अट्रैक्ट एनी पनिशमेंट। कंपनी ने पनिशमेंट, कंपनी ने एक बार पोस्ट कर दिया तो कंपनी ने जैसे अपना काम करा, कंपनी पनिशमेंट से फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं होगी। ओके, अब पनिशमेंट कब होती है? पनिशमेंट फॉर फेल्योर। अगर कंपनी ने डिविडेंड की डिक्लेरेशन कर दी लेकिन कंपनी विद इन 30 डेज पोस्ट नहीं कर पाई, पोस्ट करने में कंपनी फेल हो गई, कंपनी फेल्योर कर दिया पोस्ट करने में, उस केस में एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years। 2 साल तक की इनको सजा हो सकती है। किसको? एवरी डायरेक्टर, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको 2 साल तक अप टू 2 years की इनको सजा हो सकती है। If he is knowingly a party to the default, and he shall also be liable to pay minimum fine of ₹1000 for every day during which such default continues। 1000 रुपए पर डे के हिसाब से इनको पे करना पड़ेगा जब तक कि इनका डिफॉल्ट इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है। 2 साल की सजा भी हो सकती है और साथ में इनको ये डिफॉल्ट भी पे करना पड़ेगा। द कंपनी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। ये आपका एमसीक्यू का पार्ट है, 18%, इसको याद रखिएगा। कंपनी डिफॉल्ट अगर करती है उस केस में, जब तक डिफॉल्ट कंपनी कर रही है, जब तक कंपनी ने डिफॉल्ट करा तो डिफॉल्ट के केस में कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करेगी? 18% पर एनम, और ये भी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिफॉल्ट में कौन जाएगा? कंपनी के डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स को 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में इनको पेनल्टी हो सकती है कम से कम 1000 रुपए पर डे, और जब तक इनका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहे। तो इसमें कुछ लिमिट नहीं है, अपर लिमिट कुछ नहीं है, 1000 रुपए पर डे के हिसाब से जब तक इनका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तब तक इनको पेनल्टी लगती रहेगी। ठीक है जी। यहां पे कुछ एग्जेम्पशंस हैं फ्रॉम पनिशमेंट अंडर फॉलोइंग केसेस वेयर द कंपनी हैज फेल्ड टू पे डिक्लेयर डिविडेंड विद इन 30 days। No offenses shall be deemed to have been committed and thereof no punishment is attracted। यहां पे कुछ है एग्जेम्पशंस। अगर कंपनी ने डिविडेंड 30 दिनों में नहीं पे किया तो भी कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यहां पे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। गिवन यहां पे ये है ए, where the dividend could not be paid by reason of the operation of any law। कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो गया शेयर होल्डर्स के बीच। मान लो कि शेयर होल्डर्स थे और उनके उनके बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट था जिसके चलते यही क्लियर नहीं है कि डिविडेंड पे किसको करना है, तो उस केस में कंपनी किसी को डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है। तो अगर कंपनी इस वजह से डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, या कोर्ट ने कंपनी को मना कर दिया कि कंपनी आप डिविडेंड मत पे करो, तो अगर कोई भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है और कंपनी डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर रही है, उस केस में कंपनी को इस चैप्टर की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। Where the shareholder has given directions to the company regarding the payment of the dividend and those directions cannot be complied with, any the same has been communicated to them। अगर शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दिया, यहां पे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन शेयर होल्डर दे रहा है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था फर्स्ट क्लास में, जो इस चैप्टर की इससे पहले वाली जो क्लास थी, तो मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर चाहे तो अपने अकाउंट में पैसे ले सकता है, चाहे तो बोल सकता है कि तुम ना मेरा एक पर्सन है उसके अकाउंट में पैसे डाल दो। तो कंपनी को डायरेक्शन दे सकता है कि उसके अकाउंट में कंपनी जाकर के पैसे डाल सकती है और मान लिया जाएगा कि डिविडेंड पे हो गया। अगर मान लो कि उसने जो अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट नंबर का आईएफएससी कोड गलत था, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ट्राई कर रही है अपने हिसाब से उसके अकाउंट में पेमेंट करने की, लेकिन क्योंकि आईएफएससी कोड गलत है वो पैसे उसके अकाउंट में नहीं जा रहे हैं। उस केस में अब क्या होगा? उस केस में पैसे जब नहीं पहुंचे तो कंपनी गलती तो है नहीं, कंपनी ने तो अपनी साइड से ट्राई कर लिया, कंपनी की यहां पे कोई गलती नहीं है। अब जी देखो क्या होगा। अब उस केस में कंपनी इन्फॉर्म करेगी उस शेयर होल्डर को, देखो जी आपने जो अकाउंट नंबर दे रखा है ना, हमने ट्राई कर लिया और इसमें पैसे नहीं जा रहे। तो कंपनी को शेयर होल्डर को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। तो ये काम अगर कंपनी ने कर दिया
तो कंपनी के ऊपर कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। लिखा हुआ यहां पे ये, वेयर शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शंस टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड दोस डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद, वो कंप्लाई नहीं हो पाए, आईएफएससी कोड गलत था, पैसे नहीं पहुंच पाए, एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम, और ये सेम बात कंपनी ने उस शेयर होल्डर को बता दिया है। वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, अगर डिविडेंड को रिसीव करने के राइट में कुछ डिस्प्यूट है, उस केस में कंपनी किसको पे करे, अगर ये डिलेमा है, उस केस में यहां पे किसी भी तरीके की कोई कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं होगी। वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का कुछ बकाया था, शेयर होल्डर का कुछ बकाया था, मान लो कि उसने पूरे कॉल्स पे नहीं करे थे, कंपनी ने डिविडेंड की डिक्लेरेशन करी और वो जो कॉल के बकाया पैसे थे कंपनी ने एडजस्ट कर लिए, डिविडेंड से एडजस्ट कर लिए, तो कंपनी के पास में राइट है, कंपनी अपने अगर अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है, देन उस केस में ये लॉफुल है और कंपनी ये काम कर सकती है, ये कंपनी के लॉफुल है और ये कंपनी काम कर सकती है, उस केस में कंपनी इनको डिविडेंड नहीं पे करेगी, ये पैसे कंपनी क्या करेगी, एडजस्ट कर लेगी। वेयर फॉर एनी रीजन फेल्योर टू पे द डिविडेंड or to post the warrant within the prescribed 30 days was not due to any default on the part of the company, कंपनी ने जो पेमेंट करनी थी डिविडेंड की, या कंपनी ने जो वारंट देना था, जो कंपनी को वारंट भेजना था, कंपनी ने तो भेज दिया, लेकिन किसी तरीके से जिसके पास में पहुंचना था, किसी के फॉल्ट के चलते, मान लो कि भाई पोस्ट की फॉल्ट या बैंक की फॉल्ट, उसके पास में नहीं पहुंचा, कंपनी के यहां पे फॉल्ट नहीं, कंपनी ने अपनी साइड से जो करना था कर दिया, लेकिन कंपनी की फॉल्ट नहीं, फॉल्ट किसकी है, उस वे ऑफ कम्युनिकेशन की फॉल्ट है। अगर उससे फॉल्ट हो गया और कंपनी अपनी साइड से पे कर दिया, तो कंपनी के ऊपर कोई इस तरीके का डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। तो यहां पे कुछ ई पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, 5 पॉइंट्स हैं, और कंपनी अगर इस तरीके से डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर पा रही विद इन 30 डेज, उस केस में कंपनी के ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगेगी। एग्जाम्पशंस यहां पे गिवन है, यहां पे देखिए, डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय एनी रीजन ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसका क्या है, अगर शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दे रखा है उस केस में, अगर कोई डिस्प्यूट है डिविडेंड में, उस केस में अगर कंपनी ने जो पेमेंट है लॉफुली एडजस्ट कर लिया, और अगर कोई अदर रीजन है जिसके चलते कि कंपनी पोस्ट नहीं कर पाई, पोस्ट कर दिया बट उसके पास में नहीं पहुंचा, तो यहाँ पे 5 रीजंस हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, मिस्टर आलोक होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख हैज नॉट पेड 80,000 टुवर्ड्स कॉल मनी ड्यू ऑन शेयर्स। अब देखो जी, हुआ क्या कि जो शेयर वैल्यू थी, शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10 लाख रुपए का फेस वैल्यू था, हैज नॉट पेड 80,000 टुवर्ड्स कॉल मनी, 80,000 रुपए इनको देने थे, शेयर का बकाया था 80,000 रुपए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कैन द डिविडेंड अमाउंट पेबल टू हिम बी एडजस्टेड इन सच ड्यूज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या ये 80,000 रुपए हैं, क्या ये एडजस्ट किए जा सकते हैं? यस, बिल्कुल एडजस्ट किए जा सकते हैं। लिखा यहां पे ये है, where the dividend is declared by the company and there remains call in arrear or any other sum due from a member, मेंबर से ड्यू है, तो हम सेक्शन 127 जो कि आपका एग्जाम्पशन है सेक्शन 127 डी में, कि कंपनी इसके अगेंस्ट में, मेंबर का अगर कोई ड्यू है तो कंपनी इसके अगेंस्ट में जो डिविडेंड है इसको एडजस्ट कर सकती है। तो यहां पे गिवन क्या है कि कंपनी इस ड्यूज को एडजस्ट कर सकती है, देन कंपनी के पास में कंप्लीट राइट है कि कंपनी इनको 80,000 रुपए का डिविडेंड ना पे करे, और ये 80,000 रुपए कंपनी एडजस्ट कर ले, और कंपनी के ऊपर कोई ऐसी पेनल्टी नहीं होगी।